हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की भी क्लास में हम लोग सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। उससे संबंधित यह 23वां क्लास है और आज की भी क्लास में आप देखेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आई हूँ। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंधा युग जो नाटक है, अंधा युग में किस घटना से कलयुग का आरंभ माना गया है। और प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं अंधा युग नाटक के बारे में। इस युग के नाटककार हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती इस युग के नाटककार हैं और यह नाटक नीट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी शामिल है और टीजीटी पीजीटी में भी दोस्तों आता है। अब चाहे वो रचना दे के दे ले या फिर अब ट्रेंड बदल गया है तो अब ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि अंधा युग में किस घटना से कलयुग का जो है आरंभ माना गया है। और अंधा युग जो नाटक है उसमें कुल 5 अंक हैं। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, फिर अंतराल है, फिर चौथा अंक है, 5वां अंक है और उसके पहले एक स्थापना में अंधा युग आता है। और मतलब अब आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से अपनी पढ़ाई के लेवल को मजबूत करना है। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं रह गई कि अब छोटे एग्ज़ाम हैं तो अब बस रचना ही पढ़ लें तो तैयार हो जाए। नहीं, अब हर एक रचनाओं को बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़िए। ठीक है, तो आज का ये जो प्रश्न है इसमें पहला ऑप्शन है कि महाभारत का युद्ध, दूसरा है कृष्ण की मृत्यु, तीसरा है उत्तरा के गर्भ परिवार और चौथा है द्रोणाचार्य की हत्या, 5वां ऑप्शन है दुर्योधन की हत्या। तो अंधा युग में किस घटना से कलयुग का आरंभ माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण की मृत्यु से। ठीक है, अंधा युग में कृष्ण की मृत्यु से कलयुग का आरंभ माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के राम का अंतर्द्वंद किन कवियों की याद दिलाता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? पहले तो ये जानिए, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महानतम रचनाओं में से एक है। यह एक लघु पौराणिक आख्यानक काव्य माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिए 1936 ईस्वी, जो कि पूछा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। राम की शक्ति पूजा के राम का अंतर्द्वंद किन कवियों की याद दिलाता है? तो पहला ऑप्शन है भवभूति और कृतिवास, दूसरा है कृतिवास और तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है भवभूति और तुलसीदास, चौथा है दोस्तों वाल्मीकि और भवभूति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि और भवभूति। ठीक है, राम की शक्ति पूजा के राम का अंतर्द्वंद वाल्मीकि और भवभूति की याद दिलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नौका विहार कविता में नौका के लिए प्रयुक्त उपमान है। ठीक है, नौका विहार कविता में नौका के लिए प्रयुक्त उपमान है। पहला ऑप्शन है सीपी, दूसरा है हंसिनी और तीसरा ऑप्शन है ज्योति, चौथा है मुग्धा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नौका विहार कविता में नौका के लिए प्रयुक्त उपमान हंसिनी है। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली है। ठीक है, यह उपन्यास भीष्म साहनी जी का यह उपन्यास है और यह उपन्यास सांप्रदायिक दंगों को लेकर इसमें लिखा गया है और भीष्म साहनी जी का यह उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली है अंग्रेज भक्त, कांग्रेस विरोधी, अवसरवादी या दलित विरोधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसरवादी। तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली अवसरवादी है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, तमस उपन्यास क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तमस उपन्यास को 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह तो एकदम रट ही जाइएगा आप लोग। ठीक है, तमस उपन्यास को सन 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। ठीक है,
पहला ऑप्शन है क्रांतिकारी कवि निराला, दूसरा है नई कविता और अस्तित्ववाद, तीसरा है भाषा और समाज और चौथा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, पांचवा है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो इसमें पूछा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन जो है क्रांतिकारी कवि निराला ये नहीं है, बाकी ये पांचों के पांचों हैं, ठीक है। और ये जो पांचों हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चाहे अलग अलग करके दे दी, जैसे देखिए बी वाला जो ऑप्शन है नई कविता और अस्तित्ववाद, कल की क्लास में ये अलग से एक क्वेश्चन था कि नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी रचना है, ठीक है। और उस ऑप्शन में नंद दुलारे वाजपेयी जी भी थे। अब जिसको कन्फ्यूजन होगा तो वो यही मार देगा। तो इस प्रश्न को लेने का मेरा यही जो है उद्देश्य है, क्योंकि इसमें चारों आप लोग को पुस्तक रिवाइज हो गए रामविलास शर्मा की, नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा और समाज, परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नाम लेख किसने लिखा। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा है प्रकाश चंद्र गुप्त, चौथा है चंद्रबली सिंह। और इस ऑप्शन में चारों में से कोई नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। तो आप लोग चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है, तो शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान, याद रखिएगा। ऑप्शन में नहीं है ये, मैं मतलब प्रश्न तो दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया है शिवदान सिंह चौहान का, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसका है, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है यह, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माइकल द मांटेन को किस विधा का प्रवर्तक माना जाता है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा है रिपोर्टाज, तीसरा है रेखा चित्र, चौथा है निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निबंध, ठीक है। माइकल द मांटेन को निबंध विधा का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि आल्हा खंड किस काव्य ग्रंथ का अंश माना जाता है। पहला ऑप्शन है बीसल देव रासो, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है हम्मीर रासो, चौथा है परमाल रासो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाल रासो। आल्हा खंड परमाल रासो ग्रंथ का अंश माना जाता है, ठीक है। और एक तरीके से वीर रस प्रधान काव्य भी है, इम्पॉर्टेंट है, आदिकाल का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता स्वयं को क्यों नहीं कहता। पहला ऑप्शन है साधारणों से न्यारा, और दूसरा है अपने से उगा, तीसरा है मौलिक, चौथा है कौलिक। तो कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता स्वयं को साधारणों से न्यारा नहीं कहता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और ये कुकुरमुत्ता किसकी है कविता, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रस अभिव्यक्ति होता है, इस मत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। रस अभिव्यक्ति होता है, इस मत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है अभिनव गुप्त, दूसरा है ध्वनिकार, तीसरा है मम्मट, चौथा है भट्टनायक। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ध्वनिकार, ठीक है। अभिनव गुप्त, ध्वनिकार, मम्मट, भट्टनायक में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनिकार। और एक बात और, जैसे कि जो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं माने जाते हैं आनंदवर्धन को, ठीक है, ध्वनि सिद्धांत का जन्मदाता आनंदवर्धक को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों में से अनूदित नाटक कौन सा है। पहला ऑप्शन है चंद्रावली और प्रेम योगिनी, दूसरा है कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, तीसरा है विद्या सुंदर और प्रेम योगिनी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कर्पूर मंजरी और प्रेम योगिनी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्पूर मंजरी विद्या सुंदर। भारतेंदु के नाटकों में कर्पूर मंजरी तथा विद्या सुंदर अनूदित नाटक है। भारतेंदु के दोस्तों अनूदित और मौलिक दोनों नाटक हैं, उसको आप लोग रट जाइएगा, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। भले ही थोड़ा सा छोटा प्रश्न है, छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है मौलिक अनूदित में, तो इसको आप लोग अच्छे से जाके डिटेल में देख लीजिएगा,
कौन सा मौलिक है, कौन सा अनिर्णित। फिर अगला प्रश्न है कि मित्रों मरजानी किस विधा की रचना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है रेखाचित्र, तीसरा ऑप्शन है जीवनी, चौथा ऑप्शन है संस्मरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास। मित्रों मरजानी उपन्यास विधा की रचना है और मित्रों मरजानी कृष्णा शोभती का हिंदी में लिखा एक ऐसा उपन्यास है जो अपने अनूठे कथा शिल्प के कारण हमेशा ही चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये किसकी जो है रचना है, कृष्णा सोवती जी की। ठीक है, मित्रों मरजानी कृष्णा सोवती, याद रखिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सूरजमुखी अंधेरे के प्रकाशन वर्ष के साथ। ठीक है, वैसे तो कृष्णा सोवती जी का ये है, इसका प्रकाशन वर्ष बताइएगा, सूरजमुखी अंधेरे के जो उपन्यास है कृष्णा सोवती जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को शगुन मूर्ति सर्वेश ही कहकर इसकी वंदना की है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है हरिऔर जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने राष्ट्र में मातृभूमि को शगुन मूर्ति सर्वेश जो है कहकर इसकी वंदना की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्मरण रेखाचित्र को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये देखिए चारों ये संस्मरण रेखाचित्र दिए हैं और इस साइड इनके रचनाकार, तो एक एक करके हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो पहला है चेतना के बिंब। चेतना के बिंब के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा है स्मृति की रेखाएं, इनके हैं महादेवी वर्मा। तीसरा है दीप जले शंख बजे, इनके हो जाएंगे रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। फिर है हम हशमत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये है कृष्णा सोवती जी का। ठीक है, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से भी देखा जाए तो चेतना के बिंब और स्मृति की रेखाएं और हम हशमत, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्मरण है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर उपन्यास दिया हुआ है, इधर उपन्यासकार को, और ये चारों उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है अंधेरे बंद कमरे, ये किसका उपन्यास है, ये है मोहन राकेश जी का उपन्यास। फिर दूसरा है ज़िंदगी नामा, ज़िंदगी नामा है कृष्णा सोवती जी का। और फिर है आप लोग, हाँ, तीसरा प्रश्न है कि बलच्चनामा, बलच्चनामा है नागार्जुन जी का, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर अगला है सूरज का सातवां घोड़ा, ये उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, ये चारों उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आप लोग को करवा रही हूँ ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा, अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा। कोशिश करते हैं कि टफ ही क्वेश्चन ले आएँ, धीरे धीरे और लेवल बढ़ाएं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, और जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो भी पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।